अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस वक्त जो कल का दिन है वो खासा अहम था। हमने देखा कि कोयटा में जो जलसा है वो किया गया, पीडीएम का ये जलसा, और उसमें तकारीर और एक से एक सख्त बयानियाँ, सख्त मौक़िफ़ और सख्त तकरीर कल हमने देखा कि बलूचिस्तान कोयटा शहर में कल की गई। अवाम की एक बड़ी तादाद ने यकीनन इस जलसे में शिरकत की और बुनियादी तौर पर यह तीसरा जलसा था। पहला जलसा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने होस्ट किया, दूसरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने होस्ट किया था और ये तीसरा जलसा JUIFA ने होस्ट किया। और 11 के करीब जो जमातें हैं उनके लीडरान ने कमो बेश यहाँ पर ख़िताब किया। और नवाज शरीफ साहब की हम बात करें तो मिसिंग पर्सनस का मामला उठाया, दीगर बहुत सारी ऐसी बातें की जो कि शायद इस मौके पे या ख़ास तौर पे जब हम FATF की बात करते हैं या इंटरनेशनल मीडिया की जो कॉन्स्पिरेसीज़ हैं या जो पाकिस्तान पर एलिगेशंस हैं उनकी हम बात करते हैं, जब हमारे मुल्क के अंदर से हमारी जमातें इकट्ठी होकर भी उन पर बात करेंगी तो यकीनन उससे पाकिस्तान का एक इमेज बेहतर नहीं जाता। मिसिंग पर्सनस का मामला बार बार दोहराया गया, गो के ये मामले में अब उस तरह से शिद्दत नहीं रही जिस तरह माजी में कभी थी। फिर नॉट टू फॉरगेट कि बलूचिस्तान में जिस तरह से रॉ और NDS एक्टिव है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर उसके हवाले से भी, और अमन व अमान, और जो ख़ास तौर पर भारत का और रॉ का एजेंडा है बलूचिस्तान को अलहदा करने का या डिस्टेबलाइज़ करने का, ये तमाम तर चीज़ें हैं। लेकिन ऐसे में एक सख्त तरीन मौक़िफ़ PDM के तमाम तर लीडरान ने अपनाया, सख्त ज़ुबान इसमें भी इस्तेमाल की गई और फिर बात वहाँ पर आकर तमाम हुई जब यहाँ तक कह दिया गया कि इसको बलूचिस्तान को आज़ाद एक रियासत बन जाना चाहिए। फिर इस पे पूरे मुल्क में हमने देखा कि गम गुस्सा यकीनन पाया गया, बलूचिस्तान के अंदर से मौजूदा हुकूमत की जानिब से भी रिएक्शन आया। और फिर एक सवाल जो कि बार बार उठाया जा रहा है कि ये किस एजेंडे पे PDM काम कर रही है, इनको कहाँ से सपोर्ट मिल रही है, इनका एजेंडा क्या पाकिस्तान की सलामती है या पाकिस्तान की डिसेबिलिटी है। ये तमाम तर चीज़ें एक बड़ा सवाल बन गई और यहाँ तक कि बलूचिस्तान को अलहदा रियासत बनाने की बात करना, इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रह गई कि बंदा क्या बात करे। अब सवाल यह है कि मौक़िफ़ कितना मज़ीद सख्त होता जाएगा, फिर साथ साथ इसको कितनी अवामी सपोर्ट रहेगी। अब तक तो अपने अपने पॉकेट्स, अपने अपने गढ़ जो इन जमातों के हैं जहाँ पर ये मजबूत हैं वहाँ पर इन्होंने जलसे किए, एक शो ऑफ पावर किया। नॉट टू फॉरगेट के 11 जमातें हैं तो लोग तो इकट्ठे कर लिए, लेकिन इसके अलावा इनके बयानिए को कितनी सपोर्ट अवाम में मिलेगी या मिल रही है, ये एक अहम सवाल है। इसके साथ साथ एक बयानिया पैरेलल इन्होंने गरीब आदमी का और उसकी रोटी का रखा हुआ है, वो कितनी सपोर्ट देगा या उस पर कितना कैप्चर ये कर पाएंगे, ये भी एक अहम सवाल है विच रिमेन्स देयर। लेकिन ये जो सख्ती है, जो मज़ीद सख्त होना है अल्फाज का, फिर वो बातें जो दुश्मन ममालिक पाकिस्तान के बारे में करते हैं उन बातों का करना है, मैं चाहूँगा उस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है आरिफ चौधरी साहब ने, माहिर कानून है, सीनियर कानूनदान है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अनीक नाजी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, सहाफ़ी हैं। नासिर बेग चुगताई साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हैं। नाजी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे कर लेता हूँ। सर कैसे देखते हैं आप, सख्ती बढ़ती जा रही है, तलखी बढ़ती जा रही है, आज़ाद रियासत कोई ये स्लिप ऑफ टंग नहीं था, ये बाकायदा अमली तौर पर कहा गया, कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं आई, उससे पीछे भी नहीं हटा गया। आप मावरा आइन बातें पाकिस्तान में कर रहे हैं और फिर भी एक छूट आपको मिली हुई है, और अगर कोई मावरा आइन काम करने पे, मावरा कानून काम करने पे आपको पकड़ धकड़ करता है तो फिर आप कहते हैं कि ये ज़्यादती हो गई। किस हद तक दुरुस्त है ये मौक़िफ़ जो कल तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनके लीडरान ने अपनाया? देखिए, नूरानी साहब के जिस बयान का बार बार हवाला दे रहे हैं वो खुद बार बार इसकी सफाई पेश कर रहे हैं कि उनका ये मतलब नहीं था। अब चूंकि उनका ये मतलब नहीं था, वो बंदा खुद ये कह रहा है कि उसका ये मतलब नहीं था, तो मेरा ख्याल उस बात पर अब मज़ीद बात को आगे बढ़ाने से हम तलखी बढ़ाएंगे, इसे कम नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो हमने देखा है, ये जो हीट है ये अनप्रेसिडेंटेड एक तरह से है मगरबी यानी मौजूदा पाकिस्तान वालों के लिए, हमारे लिए, मेरे आपके लिए। लेकिन क्या ये सरप्राइज़ है किसी के लिए? यानी इस पर किसको हैरत हो सकती है? यानी जो मौक़िफ़ आज लिया जा रहा है, ये सरगोशियों में, किनायों में, इशारों में बार बार कहा गया, जो इस के यूँ कहिए कि असातिज़ा हैं उनकी अपील आप सुनते रहे कि इस तरह से दीवार से लगा के कोई रास्ता अगर नहीं छोड़ा जाएगा उसका एक रद्द अमल आएगा। देखिए, बात सुने, अगर तो आपके बाज़ारों में रौनक हो, आपकी फैक्ट्रीज चल रही हो, आपके यानी कारोबार चल रहे हो, इकॉनमी आपकी स्टेबल हो, एक लोग जनरली एक इत्मीनान में हो, तो फिर उसके बाद सियासी क़यादत का आप मतलब परवेज़ मुशर्रफ जब यहाँ आए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, लोग नहीं निकले। ये सारे लोग जो अब निकल रहे हैं ये अपनी मुसीबतों, अपनी यानी पेट काट के उनके चुके जो आप मसाइल में क्या गिनवाओ, वो हर किसी को सामना है। उनको फिर एक राह रिजात नज़र आती है तो वो उनके पीछे लगते हैं और फिर वो जान की बाजी लगाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं।
तो अब क्या चोर चोर डाकू डाकू कहने से आप अपनी कारकर्दगी यानी उसकी तरफ कब तक लोगों की तवज्जो हटाएंगे? अब ज़ाहिर है कि लोग सामने खड़े हो गए हैं। ये जो है आपके प्रोग्राम और आप भी गवाह हैं कि ये जो है ना ये तजुर्बा जो बेसिकली है कि यानी मैं हूं भी और नहीं भी जी, ये सर्कस में ठीक नहीं ये लगता है। हुकूमत 22 करोड़ का मुल्क है, आपको मालूम होना चाहिए कि हुकूमत किसकी है, आपको मालूम होना चाहिए डिसीजन मेकिंग कहां हो रही है। मैं इस बहस में कभी नहीं पढ़ा आपके प्रोग्राम में भी कि जमहूरियत अच्छी है या अमरियत अच्छी है। मैं तो ये गुजारिश कर रहा हूं कि निजाम एक होना चाहिए। ये जो सर्कस है ना कि सामने कोई और है, खेलने वाला भी और है, ये फ्लॉप हो चुका है, बुरी तरह फ्लॉप हो चुका है। ना दुनिया में पता है किसी को कि आप यहां पे वो किससे बात करें। और नतीजा फिर इसका ये है कि बलूचिस्तान में तो अपने लोगों ने किसी ने कहा, उसने गलत कहा, अल्फाज वापस लिए, उसको छोड़ें। अजित देवल जो कह रहा है इंडिया में जो कुछ हो रहा है वो तो अपने अल्फाज वापस नहीं लेंगे ना जी। तो आप ये देखिए कि अगर इस तरह की कोई जंग आने वाली है इंडिया चीन के नजदीक, हम उसमें नहीं भी आते, जो कि सवाल पैदा नहीं होता कि हम ना आए, लेकिन अगर चलो नहीं भी आते तो ये दो हाथियों की लड़ाई होगी, उसका हमारी इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा? कोई आपने इसकी तरफ पार्लियामेंट का इजलास होते हुए देखा? कोई आपने स्पीच होते हुए देखी? आपने हुकूमत को देखा कि इन्होंने अपोजिशन को बुलाया हो और बैठ के कहा हो कि ये सबका मसला है, हमें इससे किस तरह से निकलना है? कोई मतलब है दिलचस्पी कुछ नहीं। यहाँ पे तो हाथों चेहरे पे हाथ मार के कहते हैं कि मैं तुम्हें देख लूंगा तुम आओ तो सही, और बयान ये होता है कि मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा, बाबूस पकड़ के ले आऊंगा। ये शऊरी सतह है, ये है शऊरी सतह। बात आपकी बजाय नाजी साहब, और बहुत सारी चीज़ें यकीनन एक सवाल भी हैं आरिफ चौधरी साहब, जो जिस तरह से नाजी साहब ने कहा, और ये हम सब ये एज्यूम कर रहे हैं, ऑपोजिशन भी बड़ा वाज़ेह तौर पर ये बात कह रही है जब वो ये कहते हैं कि हमारी लड़ाई इमरान खान साहब के साथ नहीं है, कि लाने वालों के साथ। इज इट अ रियलिटी, या ये एक तस्वीर फैला दिया गया है कि आगे कोई और है, पीछे कोई और है, समबडी एल्स इज कॉलिंग द शॉट्स? क्योंकि इमरान खान साहब कहते हैं जी इदारे एक पेज पर हैं, वो वज़ीर आज़म हैं, उनके इंटरव्यूज़ में वो कहते हैं जिस तरह के वो किसी को भी फारिग करने की सलाहियत रखते हैं, बड़ा कॉन्फिडेंस नज़र आता है। लगता नहीं है कि इज़ अ पपेट प्राइम मिनिस्टर? देखिए बात यह है कि पपेट तो कोई भी नहीं लगता। अब तक हमने जो गुफ्तगू सुनी हर हुक्मरान की, वो यही कहता आया है कि मैं आज़ाद हूँ, मैं अपने, और ये उसे कहना क्यों पड़ता है और एक पेज का जिक्र क्यों करना पड़ता है? पहली बात तो ये तयशुदा होनी चाहिए कि अगर फ़ौज है, इस्टेब्लिशमेंट बाहर सूरत, फ़ौज भी उसका बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन किसी को मावराए आइन नहीं होना चाहिए। आइन में जो हदूद क़यूद मुकर्रर कर दी गई हैं, सबको उसी में होना चाहिए। ये टेक्निकल बातें हैं। बाज़ औक़ात मुझे यूँ लगता है कि जैसे हम जब ये बातें करते हैं तो सिर्फ एक स्मोक स्क्रीन की हैसियत रखती हैं, चीज़ें कहीं और हो रही होती है। जिस तरह मसले ये सारे मामला आपने देखा, नवाज शरीफ के बाहर जाने का मामला था जी, अचानक तब्दीली आई, कहा गया कि जनाब वही लोग जो उनकी मुखालफत कर रहे थे उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जनाब हेल्थ इशू है और बड़ा खौफनाक इशू है और एक इंसानी हकूक़ का मसला है। और फिर उसमें तमाम उनकी टीम जो थी वही राग लापने लगी। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उन्होंने उसी ओनरशिप भी कबूल कर दी और उन्होंने कहा जी मेरा आ गया। और पिछले दिनों जो मैं तो हैरान है कि ये बात सुन के कि उन्होंने कहा जी ये जो हमारी शीरी मज़ारी है ये कभी रोती नहीं है, इनकी आंखों में आंसू आ गए थे नवाज शरीफ की हालत देखकर, तो हमें रहम आ गया। जी तो बिल्कुल। यानी अगर ये बादशाह होने का तासुर दिया जा रहा है तो फिर साथ ये क्यों रोना है कि जनाब वो सब धोखा दे के चले गए? और दो बातें हैं, या तो आप मैं बतौर स्टेट्समैन के, बतौर एक रियासत को चलाने वाले शख्स के, आप में ये सलाहियत नहीं है कि तमाम चीज़ें आपकी यानी जो वो एक्यूरेट हों, मतलब ये आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं हुआ उनका जाना। मुताबिक। और दूसरा जो आपने इब्तिदा में बात की थी, मैं कहता हूँ समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जमातें अगर इनका बयानिया होता वाकई पाकिस्तान के अवाम के लिए बड़ी खुशी होती, और यही बयानिया इनका होता वाकई दयानतदारी से कि जनाब पीछे कोई और है, आगे कुछ और है, और हमेशा जो चीज़ें होती रही है उनको ये स्ट्रीम लाइन करते, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हो ये रहा है कि इसके पीछे जब से इन्हें पकड़ना शुरू किया गया, जब से इनके मामलात चले हैं उसमें एहतसाब में, एहतसाब का एजेंडा इनका नंबर 1 एजेंडा बन गया। और आपस में आप देखें कि इस वक्त ये जो साथ साथ गुफ्तगू चल रही है ना गुर्बत और अफलास की, ये तो इसे क्वालिफाई करने के लिए है कि ताकि यूं ना लगे कि देखो जी हम तो इंतकाल यानी बिल्कुल उसी में डूबे हुए हैं और हमें उन हुकूमत के मुखालिफ तहरीक चलाने के ऊपर तुले हुए हैं। ये उसे मतलब ये आपको उनका असल एजेंडा नजर नहीं आता? एजेंडा, हाँ जी, ये सिर्फ एक इट्स अ फ्यूल उनको जो एक इंजेक्ट हो रहा है अपनी तहरीक को चलाने के लिए, बुनियादी तौर पे ये उनके अपने लिए। नासिर बेग साहब आपसे जानना चाहूँगा, लफ्ज़ मावरा आइन की हम बात करते हैं। अब तो कल से ये बात चल रही है कि जो कुछ बलूचिस्तान में जलसे में कल हुआ, जो तकारीर हुई वो मावरा आइन थी। ये हुकूमती तर्जुमानों का, उनके लोगों का मौक़िफ़ है कि मावरा आइन कल बातें की गई। ये वाकई ऐसा है? आप भी इसको ऐसे ही देखते हैं? दूसरा, नूरानी साहब की वजाहत बेशक 10 मरतबा आए,
कोई ऐसा लगा नहीं कि वो जज्बात में बहकर उन्होंने बात कह दी हो, कोई लगा नहीं कि उनकी जुबान फिसल गई हो। आपने एक बात कह दी, एक नारा बुलंद कर दिया, फिर आप जितनी मर्जी सफाइयां देते रहे। क्या वो सफाई फिर काबिल कबूल होनी चाहिए? जब एक दफ़ा आपने एक भरे मजमे में एक बात कह दी, ऑन रिकॉर्ड आ गई, इंटरनेशनल मीडिया तक चली गई, फिर वो काबिल कबूल है कि जी मेरा ये मतलब नहीं था? यार तो मुझे अभी इंटरनेशनल मीडिया की जो गिदड़ सिंगी है ये ना दिया करें आप। अगर आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते तो उसका जिक्र भी ना करें आप। क्या होता है इंटरनेशनल मीडिया? क्या बेचता क्या है वो यार? आपके अपने अंदरूनी मसाइल क्या हैं? आप जिस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं, अहमद क्या नाम है उसका, नूरानी, अगर उसका जेनेटिक शजरा निकालें आप, तो उसका जो पूरा ख़ानदान है वो कांग्रेसी फ़लसफ़े के ख़िलाफ़ लड़ता रहा है। मुफ्ती शफ़ी मोहम्मद, मुफ्ती शफ़ी के कंधा शाना बशाना। मौलाना शाह अहमद नूरानी उनके अंदर यकजहती और एकता के उसूल के लंबरदार थे। तो जेनेटिक तो मसला ये है उसका। दूसरा, वो एक प्रोग्राम में आके कह रहा है कि मुझसे गलती हुई, मेरे ज़बान फिसल गई थी, मैं तंज़िया अंदाज में कह रहा था। अब मैंने चैलेंज किया, ललकारा मैंने लोगों को कि मुझे वो फुटेज दिखा दें आप, जिसमें वो कह रहा है बलूचिस्तान को आज़ाद किया जाए। मुझे किसी ने नहीं भेजी। अब छोड़ दे इस बात को, मैं इसको तस्लीम ही नहीं करता। बलूचिस्तान को आज़ादी चाहिए, मैं कह रहा हूँ। बलूचिस्तान को गुर्बत से आज़ादी चाहिए, पसमानदगी से आज़ादी चाहिए, जहालत से आज़ादी चाहिए, जुल्म से आज़ादी चाहिए। बलूचिस्तान में आप कभी गए हो ना? मैं गया हूँ बलूचिस्तान, तो मैंने आवारान से आगे सफ़र किया है। स्कूल है, टीचर नहीं है, इस डिस्पेंसरी है, डॉक्टर नहीं है, सड़कें नहीं है यार। आवारान रांची रोड नहीं है, आवारान कोयटा रोड नहीं है। क्या आप किस मुआशरे में ज़िंदा रखे में आवाम को? आपने क्या ये वो हक अदा किया जो रियासत मदीना कहती थी कि अगर इरफात के किनारे कोई बच्चा भूखा मर जाए तो मैं जिम्मेदार होऊंगा? नहीं किया आपने। आपने स्टेट हुड का किरदार अदा नहीं किया। जब आप स्टेट हुड का किरदार अदा नहीं करेंगे तो गुर्बत होगी, अफलास होगा और ग़ुलामी होगी। बलूचिस्तान में ग़ुलामी है, अवाम ग़ुलाम है, साहूकारों के, सरमायादारों के, सरदारों के, नवाबों का ग़ुलाम है अवाम। तो उनको तो आज़ादी चाहिए यार। उनको वोट काट दे और असली वोट काट दे उनको आप आज़ाद करें उन शिकंजों से जो उन पर लोगों ने, बड़े लोगों ने बांध रखे। तो एक तो बात खुल की बात आपकी बात वजह है। मैं नहीं, अब मेरी बात सुनिए आप। आपने बात की महंगाई की और इसकी। मैंने सर मावरा आइन पे सवाल पूछा था, उस पर अपनी राय जरूर मुझे दे दें प्लीज। कोई नहीं है मावरा हो गई, मैं नहीं कह सकता, मेरा खानदान ऐसा नहीं है। क्या मारा है इसके? एक ने इनकार कर दिया। अच्छा, दूसरी बात, अगर हमारा आइन है ये, मैं एक को मान लेता हूँ, तो ये शिबली फराज, मुराद सईद टाइप के लोग जो है ना, जिनको पता ही नहीं कि तारीख क्या है, परसेप्शन क्या है, गद्दारी क्या है, इन सबको चाहिए कि एक मुकदमा बनाए मामला आइन का, इन सबको पकड़े, इंक्लूडिंग बिलावल भुट्टो, खातून जो है इनके नाम उनका मरियम, मौलाना नूरानी, मौलाना फजलुर रहमान, अख्तर मैंगल, अचगई, इन सबको गिरफ्तार करें, हथकड़ियाँ डालें, इनको हथकड़ियाँ डालें और इनको कोर्ट में पेश किया जाए गिरफ्तार करके कि इन्होंने गद्दारी की है। आइए इस पे बात करें। सही पॉइंट आ गया बेग साहब। मैं एक ब्रेक की जाने बढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। नाजी साहब, बलूचिस्तान की पसमानदगी हम सब के सामने है। अभी जिस तरह से बेग साहब ने फरमाया, उन्होंने बलूचिस्तान ट्रैवल करके देखा, यकीनन उनका तजर्बा बहुत वसी है। गुज़िश्ता साल मुझे इत्फाक हुआ और बहुत सारे इलाके बलूचिस्तान देख के यकीन नहीं आता आपको कि वहाँ पर अब यही लगता है 1 सदी कम से कम वो पीछे वहाँ पर मामलात और चीज़ें देख कर। अब कल जो कुछ हुआ वहाँ पर, बलूचिस्तान के अवाम के मसले, बलूचिस्तान में होने वाले मसलों को उजागर किया गया, तो फिर यहाँ पर हुकूमती तर्जुमानों का कहना था कि कल वो लोग ये तमाम चीज़ें कह रहे थे जो बलूचिस्तान को यहाँ तक पहुँचाने के जिम्मेदार हैं, यानी कि जो माजी में हुकूमतों में रहे हैं, जो इक़्तिदार में रहे हैं। अभी किससे सवाल करें, कौन बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी लेगा कि बलूचिस्तान की हालत इज़हार का आखिर एक सूबा जो बहुत ज़्यादा
जिसमें बहुत कुछ वसाइल हैं, जहाँ पर आपकी गैस है, आपके पास और दीगर वसाइल है, और वो सुबह सबसे ज़्यादा आपका पसमानदा हो, उसको कौन जिम्मेदार किसको करार देंगे? देखिए, मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ, एनबीसी इज़ वेरी वेल रिस्पेक्टेड और उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है जो मैं आपसे पहले गुजारिश कर रहा था कि एक तरफ अगर हो जाते, अगर आप ये समझते हैं कि ये गद्दारी है तो फिर हिम्मत पैदा करें, इन तमाम लोगों को गिरफ्तार करें, इन पर मुकदमा चलाएं और उसके बाद फिर यानी बंदूक पकड़े, फिर बंदूक ये कहाँ देखती है, फिर जोगा देखी जाएगी, या तो ये करें। अब चूंकि आप जानते हैं कि इस करने का जो रद्दमल है वो बर्दाश्त नहीं होगा, रद्दमल जब नहीं कर पाएंगे, भाई जब नहीं कर पाएंगे तो फिर उसके बाद ये पंगे लेना बंद कर देंगे, फलां गद्दार है, फलां गद्दार है। देखिए, एक तरफ लोग वो क्या कह रहे हैं, उनकी बात सुने, वो क्या कह रहे हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि आइन की हाकमियत होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। इसका जवाब मुझे बता दें क्या हो सकता है? इसका जवाब यह है कि आप बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आइन के तहत हर किसी को अपने अंदर काम का है, वो ये कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि नाम क्यों लिया? ओ भाई, वो कहां जाएं? अच्छा, अब या तो आपने संभाला होता, नतायज दिए होते। अभी आप कह रहे हैं बलूचिस्तान में जो है वो हम जिम्मेदार को ठहराएं। यही तो वो पीडीएम कह रहा है, यही हर मुल्क का बच्चा। आप यानी जिम्मेदारी, हु इज इन चार्ज, कौन है? मेरे सामने तो आए ना, हमारे सामने, कौम के सामने उस शख्स को आना चाहिए, पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, वो ओनरशिप ले, हमें मालूम हो कि फैसला कौन कर रहा है। देखिए, मकबूजा कश्मीर में हमारा जितना केस है 70-72 साल से, इंडिया यही कहता ना कि वहां मुंतखब असम्बलियां हैं, वो कहता ना कि वहां हुकूमत है, वहां का वज़ीर आला है। हम क्या कहते हैं? कठपुतली हुकूमत, मकबूजा कश्मीर की कठपुतली हुकूमत। वही सूरत हाल अगर हम अपने मुल्क में पैदा कर देंगे, हमारे लोग, हमारी अपोजिशन खड़े होकर कोयटा में ये कहेगी कठपुतली हुकूमत, कठपुतली हुकूमत, तो आपके मुकदमे में क्या जान रहेगी? जिस बात पर मैं दूसरे को यानी माने को तैयार नहीं हूं, वो दूसरा मेरा कैसे माने? आज भी जिस डेडलॉक में हम फंसे हुए हैं, देखिए मिसाल के तौर पर ये फ्रांस वाला मामला चल रहा है, आपके सामने है ना। ये वज़ीर आज़म थे, कहा करते थे कि मैं चूंकि मगरिब में रहा हूं, मैं वहां का शऊर भी जानता हूं, मैं यहां पे रहा हूं, मैं यहां का शऊर भी जानता हूं। बड़ी तफसील से उन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि वहां असल में मजा है क्या और किस तरह से वो ये होता है, वो होता है। एक तो वो सारे इंग्लैंड को मगरिब समझते हैं, फ्रांस एक और मुल्क है, फ्रांस की हिस्ट्री बिल्कुल और है। मेरी देखिए, जहां तक मेरी हम्बल पोजीशन थी, जब वहां छुरियां मारी थी, यानी उन लोगों को जिनका यानी छुरियां जिन लोगों को मारी गई, उन्होंने वो कार्टून गुस्ताखाना यानी ये मजमूम हरकत उन्होंने नहीं की थी, कोलीग थे, इदारे में काम करते थे। उस वक्त एंगेज होने की जरूरत थी। उस वक्त फ्रेंच एम्बेसडर को किसने बुला के ये कहा कि आपके जो शहरी को ये छुरा मारा गया है, इसकी वजह ये है, आए डायलॉग का इंतजाम करें, आए बैठे इस पर बात करें, हमारे जज्बात क्या हैं, आपके जज्बात क्या हैं, ये मामला बढ़ जाएगा। पाकिस्तान को इनिशिएटिव लेना चाहिए था, उस वक्त तो नहीं। अब जब एक हो गई ज्यादती, तो हम हमेशा रद्द-ए-अमल देने वालों में से हैं। तो वो जो रद्द-ए-अमल ही अगर देना है तो भाई वो तो कामुकी का पड़ा हुआ कोई आके दे देगा रद्द-ए-अमल। ये जो मशरिक और मगरिब को समझने वाले एक हीरो साहब थे, जिन्होंने कहा था कि मैं ये मगरिब और मशरिक की जो दरमियान बेहतरीन ब्रिज हूं, वो कहां सोए रहे, कहां थे? आप खारजा महाज पे देख लीजिए, दाखिली महाज पे देख लीजिए, हमसायों के साथ मामलात देख लीजिए, अभी फाटक के ऊपर हमारे जो खिलाफ हमें वोट पड़े हैं वो देख लीजिए। और मेरे भाई, जब आप एक पूरे आलम इस्लाम में से तुर्की उठाएंगे और कहेंगे कि इस्लामी तारीख तो तुर्कों की है, तो आप ये भूल गए ना कि तुर्कों और अरबों की भी कोई हिस्ट्री है। बातें आपकी दुरुस्त है सर, बहुत सारी चीजें हैं, यकीनन बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं, बट ये तो हम आज की बात है, ये तो इस टेन्योर की और इस गवर्नमेंट की बात है। सब जो बाकी 70 साल हैं उसमें भी तो कोई जिम्मेदार रहा होगा ना, जो ज्यादती करता रहा होगा बलूचिस्तान के साथ। आज तो चले कौन सामने है, कौन पीछे है, कौन सामने बैठे, सबको बिठाए, कोई पॉलिसी मेकिंग करे, वो फुकदान है उसका नहीं, हमें वो चीज़ नजर आ रही है। हमारी ख्वाहिश है, हमने सब ये बात करते हैं किस तरह हो, काश इमरान खान साहब भी ये इनिशिएटिव लें। ऑपोजिशन भी उनको बड़ा कहती रही शुरू में, इकॉनमी पे बैठ जाए, बात करते हैं और मामला पे, लेकिन वो बैठना भी नहीं गवारा करते, साथ बैठना भी नहीं गवारा करते, बात करना तो दूर की बात। माजी में सर कौन जिम्मेदार रहा है इतनी तवील तारीख में कि बलूचिस्तान आज इतना पीछे है? आपको याद होगा कि बलूचिस्तान में जब एक्शन हुआ था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत थी, पहाड़ों पे लोग चले गए थे, बहुत खौफनाक हद तक लड़ाई हुई। उसके बाद फिर एक वक्त आया जब लोगों ने कहा कि जी हम बलूचिस्तान से माफ़ी मांगने जा रहे हैं, बलूचिस्तान के साथ जो बेइंसाफ़ियाँ हुई हैं। ना मामला माफ़ी से चलता है, ना लोगों को गद्दार कर कह के पकड़ने से मामला चलता है। बात यह है कि बलूचिस्तान के मसले को अलहदा देखने की ज़रूरत है, अपोजिशन को के बयानिए को अलहदा देखने की ज़रूरत है। जहाँ तक बलूचिस्तान का तल्लक है, इसमें कोई शक नहीं है कि बलूचिस्तान वाकई ऐसी तकलीफ में है और ऐसी सूरत हाल में है कि जिसका इलाज होना चाहिए। वहाँ वो नवाबों का सिस्टम और जागीरदारी का सिस्टम, वो सरदारी का सिस्टम, वो ख़त्म होना चाहिए, एक बात। और उन्हें मेन स्ट्रीम में आना चाहिए, ये उनका हक है। 100 साल पीछे वाली बात आपकी दुरुस्त है, इसका इलाज होना चाहिए। और दूसरी बात,
जो इस वक्त चल रही है, पहली बात तो ये है कि इन 70 सालों में सारे इस्टेब्लिशमेंट भी जिम्मेदार है उसमें जी। अगर फर्ज करो वहाँ जाके किसी भुगती को ख़त्म किया गया है तो वो फैसला जो था वो पॉलिटिकल लोगों का फैसला नहीं था, और अगर वहाँ बाकी मुश्किलात पैदा हुई और उनका इलाज नहीं किया गया तो उस वक्त आप देखेंगे तो यही लोग जो थे, इनकी हुकूमत वहाँ थी। अब सिर्फ 2 साल हुए हैं इन्हें आए हुए, और इनकी हालत ये है कि अगर इन्हें थोड़ी सी भी, मैं समझता हूँ इस मामले में दर्दमंदी महसूस करते और ये समझते कि भी कौम का दर्द हमारे दिल में होना चाहिए, आपको लोगों ने इलेक्ट कर दिया, वो कठपुतली वाली बात शायद इतनी ज़्यादा जोर ना पकड़ती अगर थोड़ा सा नरम रवैया इनकी तरफ से भी, हुकूमत की तरफ से भी आ रहा है। अब एक तरफ इंतहा ये हो रही है कि वही बयानियाँ जो किसी दुश्मन का हो सकता है, मुल्क के दुश्मन का, वही बयानियाँ आपके सियासी लीडरों का बरतानिया में बैठकर है। अल्ताफ हुसैन को जस्टिफाई मरियम नवाज साहबा भी कर रही हैं जी। आपको याद होगा कि उन्होंने किस हद तक कहा कि ये जो बानी मुत्तहिदा को भी लेने के लिए गए थे, तो मतलब ये कि ये साथ, और बानी मुत्तहिदा वहाँ क्या कह रहे हैं, कोई भी शख्स जिसका पाकिस्तान से जरा बराबर ताल्लुक हो वो यकीनन बात ही नहीं करे। अच्छा, और अगर उसी तरह नवाज शरीफ साहब जो हमारे मुस्तकिल इतनी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे और मुस्लिम लीग के रहनुमा है, बानी पाकिस्तान जो जमात है उसके रहनुमा है, सरबराह है, वो वहाँ भी वही बयानियाँ जो अल्ताफ़ हुसैन का उसे एंडोर्स करे और उसी अंदाज में बात करे, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी शख्स किसी सतह पे भी जिसे पाकिस्तान से ज़रा बराबर भी दिलचस्पी है वो उन्हें इस बात की इजाज़त दे। अब ये हमारी पार्टियां जो है जो यहाँ सियासत कर रही हैं, इन्हें जिस तरह हुकूमत को ये हक नहीं पहुँचता कि हुकूमत मावराए आइन फैसले करे जी, इसी तरह अपोजिशन को भी ये हक नहीं पहुँचता कि अपोजिशन इस बात यानी तहरीक तो चला रही है हुकूमत को ख़त्म करने के लिए, जो यहाँ आप अब तक बदकिस्मती यही रही है कि इशू बेस्ड कभी पॉलिटिक्स नहीं हुई। अगर निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक चली तो वो भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ख़त्म करने की तहरीक थी जी। अगर कोई ना कोई कवर जरूर लिया गया, लेकिन उसका असल मकसद नाम उसका कुछ और रखा जाता है। असल मसला ये होता है कि दुश्मनी की उस सतह तक पहुंच जाते हैं कि कहीं कहते हैं कि कोहाला के पुल पर फांसी देंगे, कभी किसी को यानी बर्दाश्त नहीं करते। उसका नतीजा क्या है, एक तरफ FATF की तलवार लटक रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के हम सारे के सारे, इनमें से कोई मैं किसी को नहीं कहता कि वो मुहब्बे वतन नहीं है, यानी इतनी ज़्यादा मोहब्बत पाकिस्तान के साथ हर शख्स को है कि उसे मोहब्बत अपनी मोहब्बत में ख़त्म करने पर तुला हुआ है। खुदारा इस मोहब्बत को थोड़ा सा रैशनलाइज करें और इसको दोनों तरफ से कोई थोड़ी सी अक्ल के नाखत, और तीसरी तरफ जिस तरफ इशारा होता है उन्हें भी अब मैं समझता हूं कि इस बात को समझना चाहिए कि बहुत हो गया, बातें हो रही हैं। पाकिस्तान हम सब का है, इसमें जो उनकी जिम्मेदारी उसे भी तनकीद को इस अंदाज में दुरुस्ती से या सख्ती से हैंडल करने की बजाय मामलात को इस अंदाज में करना चाहिए कि वो वाकई जो इश्यूज है वो एड्रेस हो, ताकि पाकिस्तान पॉइंट आ गया। सर मैं ब्रेक की जाने बढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर बेग साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। बेग साहब, इसको हमारे लिए देखने वालों के लिए भी ज़रा सिंप्लीफाई कर दें कि ये जो बयानिया है ऑपोजिशन का, नवाज शरीफ साहब का, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ का, कहीं किसी में थोड़ी सख्ती है, किसी में थोड़ी नरमी है। पीपल्स पार्टी ज़रा उस तरह से दे नॉट कॉलिंग द नेम्स, बट सवाल ये है सर कि ये जिस तरह से हुकूमत ये कह रही है कि ये कहीं बाहर के उस पर नैरेटिव पे और शय पे या एमा पे चल रहे हैं, ये वो मामला आप देखते हैं, या इनको पता है कि क्या सेंसिटिव पॉइंट्स हैं जहां पर हिट करेंगे तो इनको स्पेस मिलेगी, जो स्पेस इनकी ख़त्म हो गई है? ये किस सोच के ज़रिए, ये किस सोच के उस पे बेस पे ये तमाम तर वो बातें आज कही जा रही हैं जो शायद इससे पहले किसी ने नहीं कही थी या कोई कहने की जरूरत नहीं करता था, चाहे जो भी मामलात हुए? नहीं, मेरा ख्याल है मीडिया बहुत आगे, सोशल मीडिया, मैं TV की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत आगे चला गया है, इसलिए रिपोर्ट भी हो रहा है। इससे पहले बहुत सख्त बातें हुई हैं, बहुत सख्त बातें हुई हैं। आप ईस्ट पाकिस्तान क्यों अलग हुआ भाई? ईस्ट पाकिस्तान अलग बातों से तो हुआ ना, 6 नुकात आए, 6 नुकात किसने बनाए, मगरबी पाकिस्तान में उनका ऑथर कौन था, पूरी हिस्ट्री हमारे सामने।
मशरक़ी पाकिस्तान के बारे में किसने कहा कि हमसे अलग क्यों नहीं हो जाते, ये बंगाली छोटे छोटे कत्ते काले काले दुबले दुबले पतले पतले जो फौज में भर्ती के काबिल भी नहीं है, हमसे अलग क्यों नहीं हो जाते, ये हमारे खाते हैं। हालांकि हम उनका खाते थे। एक डेलीगेशन आया था इस पाकिस्तान का, बांग्लादेश का सॉरी, और उसका दौरा किया था इस्लामाबाद का। उसका लीडर देखकर कहता है इमारतों को, मुझे इससे पर्सन की बू आ रही है, खुशबू आ रही है। अंदाजा लगा लेना आप क्या सूरत हाल थी। अब वो जो अपोजिशन है उसका कहीं नरम ले जाए कहीं गरम ले जाए। नवाज शरीफ साहब ताज़ा ताज़ा बरतरफ होकर गए हैं, उनका ज़्यादा गरम ले जाए, जबकि ज़्यादा ताप का शिकार पीपल्स पार्टी हुई है। उसकी तो चार हुकूमतें बरतरफ हो गई हैं। उसका तो लीडर फांसी, गैर कानूनी फांसी चढ़ा है, गैर कानूनी गैर आईनी फांसी चढ़ाया गया है उसको अदालती कत्ल किया गया है। बेनज़ीर भुट्टो को मारा गया, मुर्तज़ा भुट्टो को मारा गया, शाहनवाज भुट्टो को मारा गया। तो कितने जख्म और लगाएंगे आप। अब नवाज शरीफ को गुस्सा क्यों जा रहा है ना, वो भाग गए पाकिस्तान से, चले गए, वो जाके बैठे, इसलिए बैठे कि उन्हें खतरा है। दूसरी बात ये कि मरियम का जो स्टाइल है बोलने का, वो वालिद से लिया उन्होंने। एक टेलीफोन कॉल उनकी देखी गई थी ये रिपोर्ट के ऊपर, और बता रही थी कितना इम्पैक्ट हुआ है कराची के जलसे का आपका। तो एक वो जलसा है, फिर आप हिमाकतें कर रहे हैं, फिर आप IG के साथ क्या कर रहे हैं वो आपको पता है। फिर आपने कुछ नारों पर कैप्टन सफदर के साथ क्या किया, और IGs कहते हैं और थाने कहते हैं कि ये नारे काबिल दफ्तारी पुलिस ही नहीं है। कि आप भूल गए 1983 जब MRD का बहुत बड़ा डेलीगेशन गया था मज़ार क़ायद आज़म फातिहा पढ़ने के लिए, और वहाँ 8 बसों में भरकर गुंडे आए थे ज़िया-उल हक़ के, और उन पर हमला किया था। वो भूल गए आप। हम लोग बहुत चीज़ें भूल जाते हैं। हम ये भी भूल जाएंगे कि आज प्राइम मिनिस्टर ने क्या मैसेज दिया है मैक्रोन को, मैक्रोन को, फ्रांस के प्रेसिडेंट को। प्राइम मिनिस्टर ने, मैं पढ़कर सुनाता हूँ आपको, और ये हमारे पाकिस्तान के मसाइल का हल है। अगर क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बड़ा सिलेक्टिव है ना, बाहर के लिए कुछ, यहाँ के लिए कुछ, तो बाहर के लिए कुछ का मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। कायद की अलामत है कि वो तकसीम के बजाय लोगों को मुत्तहिद करता है, जैसा कि मैंडेला ने किया। ये वक्त है कि सदर मैक्रोन तशद्दुद बढ़ाने के बजाय, कशीदगी बढ़ाने के बजाय, और ख़ास ग्रोहों को दीवार से लगाने के बजाय उनके ज़ख्मों को मरहम रखें, और इत्तेदाल पसंद ग्रुपों को, इंतहा पसंद ग्रुपों को ढील देने से इनकार करते हैं। ये है पाकिस्तान के मसले का हल। छोड़ दें आप मैक्रोन को और फ्रांस को, कि एक कायद लीडर क्या होता है। एक लीडर वो होता है जो कौम को इकट्ठा करे, कौम को मनज़म करे, ना कर सके तो मुज़ाकरात करे। अनिक ने बिल्कुल सही कहा, बातचीत करे। फैज साहब ने कहा ना, बात से बात करो, मेरे दुश्मन मेरे दिलदार मेरे साथ रहो। तो दुश्मन भी रहो, दिलदार भी रहो, साथ भी रहो, बात भी करो। आप तो बात ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप में बात करने का हौसला नहीं है अपोजिशन से। आप आँख से आँख मिला के बात नहीं करते। कभी बॉडी लैंग्वेज देखें आप उनकी, तो आप ना गिलगित पे बात करते हैं, ना आर्मी तरमीम पे बात करते हैं, ना आप इक़्तिसादी मसाइल पे बात करते हैं। अभी आपके पावर डिवीज़न में 3 खरब रुपए का घपला हुआ है जनाब। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है कल की, जो पेश की गई पार्लियामेंट में। 3 खरब रुपए का घपला सिर्फ पावर डिवीज़न में। तो भाई, और ये 8 महीने पहले की स्टोरी है, 8 महीने पहले की रिपोर्ट है ये। तो ये 3 खरब कहाँ चले गए? आटे, गंदम, चीनी के खरब 225 खरब रुपए कहाँ चले गए? अरब रुपए कहाँ चले गए? तो ये तो मसाइल है ना। अब इन मसाइल को आप अंडर द कार्पेट ये कहकर डाल सकते कि नूरानी ने गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया है। अगर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया है, नूरानी को तो ले आए, नूरानी को ले आए, उन लोगों को भी ले आए जो 47 पे काफिर आज़म कहते और कहते थे कि आप ना पाकिस्तान बनेगा, उनको भी ले आए, उन पर मुकदमा चलाए। बिल्कुल सही। मैं क्विकली तीनों मेहमानों से जानना चाहूँगा। नाज़िर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, क्या देखते हैं आप? 3 जलसे हो गए, पहला राउंड कह लीजिए, 3 अहम जलसे थे, ये 3 बड़ी जमातें थीं। आपने गुजरांवाला भी देखा, कराची भी देखा और कोयटा भी देख लिया। क्या कोई मोमेंटम बिल्डअप कर पाई है ऑपोजिशन, और कोई थ्रेट इस गवर्नमेंट के लिए बन पाएंगे और अवामी सपोर्ट हासिल कर पाएंगे? सर प्रिसाइजली बता दीजिएगा। देखिए जी, इस वक्त तो जो जितना के अटैक्स आ गए हैं सामने स्टेटस को पे, ये तो बिल्कुल इन्होंने तो पैरालाइज कर दिया है थिंकिंग प्रोसेस को। और हमारे सामने NBC की बात बिल्कुल दुरुस्त है, वक्त बदल गया है। ये पुरानी कहानियां अब आप जो है ये दोहराते चले गए हैं कि जागीरदारों को यानी बलूचिस्तान का पसमानदा रखने में जागीरदारों का कसूर है, सरदारों का कसूर है। सिंध को पसमानदा रखने में जागीरदारों, भुट्टो से बड़ा जागीरदार कौन है? फांसी चढ़ा दिया आपने। नवाज शरीफ से बड़ा सरमायादार कौन है? उसको आपने मार मार के गंजा। मेरा मतलब रियासत से बड़ा ताकत, ये पुरानी कहानियां छोड़ दें।
या तो लोगों को उनको जायज उनकी हुकूमत दे दें, और वरना फिर आइन वाइन खत्म करें, बंदूक उठाएं, फिर सिंधी भी गद्दार, बलोची भी गद्दार, पख्तून भी गद्दार, अब पंजाबी भी गद्दार। तो बस ठीक है, फिर मुझे ये बता दें कि मोहब्बत वतन फिर है कौन, कहां से लाएंगे, उनको ले आए। कि ये अलकी जो आप देख रहे हैं ये टीजर है। अगर वाकई लोग बाहर कौम पूरी की पूरी निकल आए तो फिर जिगरों को ठंड यानी पड़ जाएगी। देखिए अनाएं जो है ना, अनाएं सिस्टम फेल हो चुका, हर बच्चा जानता है, हर खिलाड़ी जानता है, तमाम टीम भी जानता है, खेल फ्लॉप हो गया। अब इसको आगे निकालने का एक ही रास्ता है, इलेक्शन करवा दीजिए, लोग जिसको मैंडेट देते हैं उसको हुकूमत बनाना। बिल्कुल सही, राजी साहब पॉइंट आ गया सर, क्विकली वक्त कम है, चॉइस साहब और बेग साहब से भी पॉइंट भी लेना है सर। ये बस्तियां उजड़ जाती हैं फिर सर, मोमेंटम गेन किया पीडीएम जो है सबसे ज़्यादा जो गलती कर रही है वो ये कि अगर वो लोगों के मसाइल पे नज़र रखती और उसी को एजेंडा का हिस्सा बनाती और उसी पे बात होती तो जो मोमेंटम था वो बहुत ज़्यादा बिल्ड होना था और लोगों को आप सेंसिटाइज भी कर सकते थे। अब सूरत हाल ये है कि पीडीएम उससे ज़्यादा उन इश्यूज़ पे जा रही है जिसमें आम आदमी जो है पाकिस्तानी जो है वो उनके साथ खड़ा नहीं हो सकता, और ख़ास तौर पे जिस तरह पाकिस्तान दुश्मनी की बातें हैं और यानी इदारों के ख़िलाफ़ गुफ्तगू है, इस तरह अभी तक पाकिस्तानी ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हुए कि वो उसके इस बयानिए को साथ कबूल करें। लिहाजा पीडीएम मैं समझता हूँ कि अपना जितना जो 10 कदम आगे जाती है तो काफ़ी 5-7 कदम पीछे भी चली जाती है। इसलिए मुझे ये नज़र नहीं आता कि वो मोमेंटम जो अवामी तहरीक में होता है और उसकी बुनियाद लोगों की भूख, अफलास और उनके मसाइल होते हैं और वो फोकस होते हैं, जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फोकस किया था उन्हीं इश्यूज़ पे, वो बाकी चीज़ों को बहुत कहीं करते थे। इस तरह नहीं था कि हर जलसा आपका जो आवाम की बात, आम आदमी की बात थी जी। वो बेग साहब योर टेक सर। देखिए मैं बताऊँ कि पीडीएम का जो अक्सरियत नहीं, जो 2-3 लीडर वो कुछ ज़्यादा जज्बाती हो रहे हैं, कुछ ज़्यादा सख्त हो रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि ज़्यादा सख्ती आप में उस वक्त आएगी जब आप आवाम के मसाइल की बात करेंगे। अच्छा, जहाँ तक आप कह रहे हैं मोमेंटम गेन किया, मेरा ख्याल है किया, क्योंकि वरना 7-8 वज़रा और 4-5 मुशीर, खुसूसी हम कहते हैं उनको, और 4-5 मुशीर वो बैठकर टीवी पर हर वक्त टीवी पर फ़ोन नहीं करते पीसीआर में कि मेरा भी पढ़ लो, मेरा भी पढ़ लो। अब उनकी लैंग्वेज जो है वो बहुत टेंस हो गई है। उनका बॉडी लैंग्वेज, प्राइम मिनिस्टर का भी, जब वो मुंह पे हाथ फिर के बात करते हैं तो बहुत टेंस लगते हैं, प्रेशर के अंदर है बेतहाशा। अब जो वजीर कहते हैं बनारसी ठग, डाकू, चोर, पीडीएम भारत और इसराइल की एजेंट, फिर बात फिर चली आएगी। बताऊंगा मैं आपको कि कोर्ट में लाएं, पेश करें रेफरेंस पीडीएम के खिलाफ, पीडीएम भारत इसराइल के एजेंट, बनारसी ठग, और फ़रोग़ नसीम का ये बयान कि सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला हमारे हक़ में। ये बातें घबराहट की निशानदेही हैं। और आरिफ भाई बैठे, मैं दरख्वास्त करूँगा इस पर राय ज़रूर दें कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रेसिडेंट को इस्तीफ़ा नहीं दे देना चाहिए, अखलाक़ी तौर पर, शायद कानूनी तौर पर भी हो कि उन्होंने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया, उन्होंने फलां आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने तीसरे ग्रुप से बात नहीं की, उन्होंने नक़ाइस से भरा हुआ रेफरेंस भेजा जुडिशल काउंसिल को। तो ये जो ख़तरनाक सूरत हाल है, आप आइन से भी खेल रहे हैं, आप अदालतों से भी खेल रहे हैं, आप जजों से भी खेल रहे हैं, आप बार काउंसिल से भी खेल रहे हैं, आप मीडिया से भी खेल रहे हैं। आप बेग साहब पॉइंट आ गया सर, वक्त मेरे पास कम है, लिए आपका अलाव जला रहे हैं। बिल्कुल सही सर, पॉइंट टेकन। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तीनों मौजूद मेहमानों का। गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त एक तरफ पीडीएम का बयानिया है, वो आम आदमी की भी बात कर रहे हैं, और जिस तरह से बेग साहब ने कहा कि जो बौखलाहट है इस वक्त हुकूमती तर्जुमानों के चेहरे पर, वो बता रही है शायद कि काफ़ी थ्रेटन फील कर रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस से वो जवाब देंगे तो फिर अवाम को मुतमईन रख सकेंगे। अदरवाइज़ बयानात के जवाब मेरे ख्याल से अब अवाम भी बाय नहीं करेंगे। तो ये सोचने का वक्त है हुकूमत के लिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने की मान।